जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और आशा कर रहे हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा। अगर कुछ कमी पेशी है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। और अगर और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप स्पेसिफिक लेक्चर की डिमांड करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और ये हमारा करंट अफेयर्स 2023 का पूरा कवर किया जा रहा है। और अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें कर ली थी कि मॉडल प्रिजन एक्ट देख लिया था 2023। दूसरा हमने ये देख लिया था कि पोखरण परीक्षण के परमाणु परीक्षण के वो 25 वर्ष पूरे हो गए 2023 में, और किस प्रकार से भारत जो है न्यूक्लियर पावर बना उसमें। और अगर डिटेल में अगर आपको और समझना हो तो एक पोखरण मूवी भी आई थी जॉन अब्राहम की, तो वो भी आप देख सकते हैं। उससे भी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी कि क्या क्या समस्याएं थी उस समय और किन परिस्थितियों में जो है न्यूक्लियर पावर हम बने। और साथ में हमने आगे कंटिन्यू करते हुए आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। संयुक्त राष्ट्र संघ इसको हिंदी में बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ये हमेशा चर्चा में रहता है। हमेशा चर्चा में रहने का ये कारण है क्योंकि इसका जो काम है वो काम जो है कभी खत्म होने वाला नहीं है। जिस उद्देश्य से, जिस पर्पस को लेकर के इसकी स्थापना की गई थी, इसको बनाया गया था, उस पर्पज को इसके अंदर सॉल्व करने की, उस पर्पज को पूरी तरीके से पूरा करने की पूरी क्षमता है। लेकिन ये क्या है कि कभी अपने उद्देश्य से पीछे रह जाता है, कभी अपने उद्देश्य से भटक जाता है, तो जिसकी वजह से इसका जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाता। इसका बैकग्राउंड जरा देख लेते हैं। बैकग्राउंड ये था कि जो 16th सेंचुरी थी, 16वीं शताब्दी, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घटना हुई जिसको आप बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने क्या किया, ब्रिटेन को सुपर पावर बना दिया। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इनका सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनका शासन पूरे विश्व में था, क्या नॉर्थ, क्या साउथ, क्या ईस्ट, क्या वेस्ट, ठीक। अब धीरे धीरे इसी समय घटना हुई पुनर्जागरण की, जिसकी वजह से ये रेनेसा जिसे आप कहते हैं, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जिसकी वजह से आया, तो इसने जो है लोगों को अपने विचारों और तार्किकता पर, मतलब कोई चीज है तो क्यों है, अगर ये चीज नहीं है तो फिर क्या होगी, इन सब चीजों पर जो है काम करने का अवसर दिया। तमाम तरह के विचार आए, तार्किकता आई लोगों के विचार में। लोगों ने परीक्षण और मतलब टेस्ट पर बल दिया। जो चीज़ कही गई उसको एज इट इज़ नहीं मान लिया गया। धर्म पर भी क्वेश्चन हुए। इसके बाद क्या हुआ, इसी का परिणाम ये था कि लोगों को आधुनिक विचार मिले।
वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे इस पूरे टॉपिक को, लेकिन अभी के लिए जान लीजिए, लोगों को आधुनिक विचार मिले और उन आधुनिक विचारों में स्वतंत्रता की बात आई और ये कहा गया कि मनुष्य जन्म से ही क्या है, स्वतंत्र है, वो अपनी इच्छाओं के अधीन बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। ठीक। अब जब स्वतंत्रता की बात आई, यहां से क्या हुआ, सुपर पावर की वजह से उपनिवेशवाद स्टार्ट हुआ। एक कंट्री दूसरे कंट्री पर अपने इंटरेस्ट के लिए कब्जा करना शुरू कर दी, और उसमें सबसे आगे कौन था, ब्रिटेन। क्यों था यही आगे, बाकी लोग पिछड़ क्यों गए, ये सब बाद का विषय है और ये हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए जान लीजिए ब्रिटेन। अब जब ये आधुनिक विचार आए तो उनमें से सबसे पहला जो, जिसको आप फर्स्ट लोकतंत्र कहते हैं, फर्स्ट स्वतंत्र देश, ये था यूएसए, अमेरिका। जब आधुनिक विचार आए, स्वतंत्रता की बात की जाने लगी, तो धीरे धीरे लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी। यहाँ पर जागरूकता भी बढ़ गई लोगों के अंदर। लोग अपना ये जानने समझने लग गए कि हम पर कोई दूसरे लोग शासन कर रहे हैं, हम अपना शासन स्वयं कर सकते हैं, काले गोरे का भेद नहीं। ये सब ऐसा होने लगा कि गोरे ही क्यों हम पर शासन कर रहे हैं। तो लोगों के बीच में जब स्वतंत्रता और जागरूकता आई, तो धीरे धीरे वो जो उपनिवेशीकरण था, वो उपनिवेश क्या होने लगे, आजाद होने लगे, स्वतंत्र होने लगे। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर आप मैप में देखेंगे तो ब्रिटेन एक छोटा सा देश है यूरोप के वेस्टर्न पार्ट पर। अब ये छोटा सा देश पूरे विश्व पर शासन कर रहा है। अब जब इसके उपनिवेश, जो इसके इंटरेस्ट को पूरा करने वाले देश थे, वो इसके हाथ से धीरे धीरे निकलने लगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसकी शक्ति में कमी आएगी। और प्रकृति ऐसी व्यवस्था बनाकर रखती है कि वो नल एंड वाइड, मतलब किसी भी स्पेस को खाली अगर है तो वो खाली नहीं रखना देना चाहती। कोई एक पावर जाएगा तो दूसरे पावर का क्या होगा, राइज होगा। एक चीज नीचे दबेगी तो दूसरी चीज क्या होगी, ऊपर उठेगी, ताकि क्या हो रहा, बैलेंस और इक्विलिब्रियम बना रहे। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर ब्रिटेन की पावर में कमी आई तो उस समय यूएसए, अमेरिका, बहुत तेजी से उभरा। इसके उभरने के पीछे एक कारण ये है और कि इनके अंदर जो आधुनिक विचार आए थे, क्योंकि ये और कुछ नहीं थे, ये ब्रिटेन से ही निर्वासित लोग थे जो अमेरिका में आकर बसे थे, तो इनको ब्रिटेन की पूरी जानकारी थी, वहाँ के विचारों की जानकारी थी, वहाँ की शिक्षा की जानकारी थी। वहाँ से निष्कासित लोग थे, ये वहाँ पर उस माहौल में नहीं रह पा रहे थे। वहाँ के ये कहिए कि जिनको आप भारत में क्या होता था अंग्रेजों के समय कि कैदियों को काला पानी की सजा दे दी जाती थी, अंडमान निकोबार में जाकर के जेल में बंद कर दिया जाता था या वहाँ के द्वीप में छोड़ दिया जाता था। ठीक वैसे ही ब्रिटेन के जो असामाजिक तत्व थे वो कहाँ चले आए थे, अमेरिका। ब्रिटेन ने उनको कहाँ भेज दिया था, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब क्या हुआ, एक तो उन्होंने अपने असामाजिक तत्वों को यहाँ पर भेज दिया। असामाजिक तत्व वहाँ के हिसाब से असामाजिक थे, लेकिन यहाँ पर आकर के उनको पूरी जानकारी थी वो ब्रिटेन के विचारों की, आधुनिकता की, स्वतंत्रता की, तार्किकता की, ये सारी जानकारी थी। अब जब जानकारी थी तो उन्होंने वहाँ का माहौल देखा। पहले क्या थे, तो 13 उपनिवेश ही थे, 13 जो है कॉलोनी थी अमेरिका में। अब उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे वो संगठित होकर के और आज जिसे आप अमेरिका कहते हैं वो अमेरिका बना। हुआ क्या, इसी बीच में कि अमेरिका तो अपने आप को मजबूत करता चला गया, मतलब वो बाकी किसी से उलझा नहीं। और ब्रिटेन क्या हुआ कि उपनिवेश के चक्कर में जब धीरे धीरे इसके उपनिवेश आज़ाद होने लगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर क्या आएगा, रिसेशन आएगा। जब रिसेशन आएगा, वहाँ वो लोग युद्ध में भी एक दूसरे के प्रति जो है अपने उपनिवेश को बचाने के लिए क्या कर रहे थे, यूरोप में पूरा जो है युद्ध का माहौल था। लोग अपने अपने उपनिवेश को बचाने के लिए, देश अपने अपने उपनिवेश को बचाने के लिए तत्पर रहते थे कि हमारा उपनिवेश हाथ से ना निकल जाए।
भारत भी क्या था, एक उपनिवेश था जो 1947 में ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। अब देखिए इसी बैकग्राउंड में दो वर्ल्ड वार हो गए। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ जो कि 1914 से लेकर के 1919 तक चला, पहला विश्व युद्ध। देखिए ये जो विश्व युद्ध आप कह रहे हैं ये और कुछ नहीं है, ये केवल अपने अपने हितों का टकराव है। हमारा इंटरेस्ट कुछ और है, आपका इंटरेस्ट कुछ और है, और जहाँ पर इंटरेस्ट में क्लैश आएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पर युद्ध होगा। एक निश्चित सीमा तक उसको टाला जा सकता था बातचीत करके, लेकिन जब वो सीमा क्रॉस हो गई, जब वो लिमिट क्रॉस हो गई, तो फिर क्या होता, एक ही ऑप्शन बचा था, वो था युद्ध, आर या पार वाला मामला। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये जो दोनों वर्ल्ड वार थे ये केवल कुछ नहीं थे, आपस में इंटरेस्ट का क्या था, क्लैश था, टकराव था। ठीक। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ 1914 से 1919। ठीक इसी के 20 साल बाद 1919 में 20 जोड़ेंगे कितना होगा, 1939। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। और ये खत्म कब हुआ, 1945 में। 1945 नहीं, 1942 मान, हाँ 1942। अब हुआ क्या, यहां पर ये देखा गया कि पूरा विश्व अगर एक घर मान लिया जाए तो उस घर में कोई भी ऐसा बुजुर्ग आदमी, समझदार आदमी नहीं था जो बाकी घर के सदस्यों को क्या कर सके, सदस्यों को आपस में समझा बुझा करके प्रेम से रहना सिखा सके, या ये कहिए कि सभी के हितों का जो है ना तो किसी का बहुत अधिक शोषण हो और ना ही किसी का बहुत अधिक क्या हो, राइज हो कि वो बाकी पर क्या करे, अत्याचार करने लगे, ऐसा कुछ ना हो। तो इसके लिए वर्ल्ड में एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना की गई विश्व में कि उसमें क्या हो, कि एक ऐसा संगठन हो जो विश्व के देशों को क्या कर सके, साथ लेकर के चल सके। और उसका दादा जो शक्ति थी, सुपर पावर थी, वो कौन था, यूएसए, अमेरिका। अब अमेरिका था तो, लेकिन ये हमेशा किसकी बात करते थे, कैपिटलिज्म की, जिसको आप कहते हैं पूंजीवाद। बहुत ही इंटरेस्टिंग विचारधारा है ये। और ये आपको ये दिखाती है कि आदमी के अगर अगर आदमी के पास अगर पैसा हो तो उस पैसे के सारे लक्षण, वो आदमी क्या सोच सकता है, क्या कर सकता है, वो सारा गेम आपको ये कैपिटलिज्म दिखाएगा। और जब आदमी के पास पैसा ना हो, वो क्या करेगा, शांति की बातें करेगा। वो क्या करेगा, हमेशा ऐसे धर्मात्मा की बातें करेगा कि जैसे लगेगा कि हाँ इससे अच्छा बढ़िया आदमी विश्व में कोई नहीं है। तो इसके जस्ट अपोजिट विचारधारा जो कि रूस में तैयार हो रही थी, वो थी समाजवाद, सोशलिज्म। अब दो पावर क्या हो गई, विश्व में तैयार हो गई। अब आगे विश्व युद्ध ना हो, एक वर्ल्ड में एक पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इसके लिए हमें एक ऐसे संगठन की आवश्यकता थी जो पूरे विश्व को एक मंच पर ला करके, एक पूरे विश्व के देशों को समझा बुझा करके, पूरे विश्व के देशों को हितों को आपस में क्या करे, एक मंच प्रदान करे चर्चा करने के लिए। ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी। और इसी बैकग्राउंड में जा करके बना यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना वर्ष है 1945। ठीक। हेडक्वार्टर क्या है, हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क, यूएसए में। ठीक। एक मिनट जरा।
इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए में। सदस्य टोटल 195, 195 सदस्य हैं। इसके जो क्या कहते हैं अंग या घटक कहिए, या ये कहिए, ये किन लोगों से मिलकर के बना है, तो उसके अंदर 6 डायमेंशन है। पहला, महासभा। ये वो बॉडी है जिसमें सभी सदस्य मिल करके कोई भी डिसीजन लेते हैं। इसको बोलते हैं जनरल असेंबली। शॉर्टकट में इसको यूएनजीए कहते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, महासभा। दूसरा, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इंटरनेशनल कोर्ट, ठीक। तीसरा महासभा हो गया, सुरक्षा परिषद हो गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। सामाजिक और आर्थिक परिषद। सोशल एंड इकोनॉमिकल काउंसिल, इकोनॉमिक काउंसिल, सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, ठीक। 4 हो गया। पांचवा, सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। और लास्ट है न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। TRUST है, ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल। इस पर थोड़ा हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि ये आपका पूछा जाता है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की वो बॉडी है कि महासभा द्वारा जो डिसीजन लिया जाएगा, महासभा का मतलब 193 या 195 जो भी सदस्य हैं वो एक जगह पर बैठेंगे, जैसे पार्लियामेंट में बैठते हैं या से वो किसी ऑडिटोरियम में बैठते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि वो एक पर्टिकुलर चीज पर डिस्कस करेंगे, पर्टिकुलर मुद्दे पर। उसके बाद क्या होगा, वो एक पर्टिकुलर मुद्दे पर डिस्कस करने के बाद अपना एक क्या करेंगे, निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे कि हाँ महासभा इस बात पर क्या हुई, सहमति हुई महासभा की। तो वो निष्कर्ष इनके पास जाएगा पास होने के लिए। अगर इन्होंने पास किया तभी वो क्या होगा, पास होगा, लागू होगा, अदरवाइज लागू नहीं होगा। तो सुरक्षा परिषद में 2 सदस्य हैं, एक स्थायी सदस्य और एक अस्थायी सदस्य। स्थायी सदस्य हैं 5 और अस्थायी सदस्य हैं 10। ये हर 2 साल के लिए, प्रत्येक 2 वर्ष के लिए प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। स्थायी सदस्यों में कौन है?
स्थायी सदस्यों में 5 हैं जिनको कि P5 कहा जाता है। P5 परमानेंट 5। यूएसए, अमेरिका, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, फिर ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। मैंने आपको जब परमाणु परीक्षण भारत का बता रहा था मैं, तब मैंने बताया था कि संयुक्त राष्ट्र इन्हीं पांचों को न्यूक्लियर पावर के रूप में मान्यता देता है, अदरवाइज मान्यता नहीं देता। ठीक। अब ये जो 10 हैं, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ये हर बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अभी जो हाल फिलहाल 2023-24 में है, वो उनका नाम आपको याद में रखना है। अच्छा, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वर्ल्ड मैप में, ये जान लीजिए। वर्ल्ड मैप में इधर पड़ता है अमेरिका, मतलब नॉर्थ अमेरिका मान लीजिए। ये है साउथ अमेरिका, ये पूरा है यूरोप, ये है अफ्रीका, और इधर है एशिया। यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, और यहीं पर है एशिया के पार्ट में, इधर है न्यूजीलैंड। ये एक रफ डायग्राम है पूरे वर्ल्ड मैप का। ये जो एशिया पैसिफिक रीजन है, इसको बोलते हैं एशिया पैसिफिक रीजन। एशिया प्रशांत क्षेत्र, यहां से आते हैं 3 मेंबर। यूरोप को 2 पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, एक है वेस्टर्न यूरोप, एक है ईस्टर्न यूरोप। तो यहां से आते हैं 5 और यहां से आते हैं 2। अफ्रीका से आते हैं 3, यहां से आते हैं, मतलब लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका, ठीक, नॉर्थ अमेरिका मिला करके ये आते हैं 3। ठीक। तो कितने हो गए? 3 3 6, 6 2 8, 8 5 13। 3 3 6 2 8, 8 5 13, यहां से आएंगे 2। ठीक। टोटल कितने मेंबर हो गए? 15। ठीक। अब 15 जो हो गए, वहां पर भी 5 और 10 क्या हो गए? 15। अब यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है कि ऑस्ट्रेलिया से वहां पर कोई मेंबर नहीं है। कहां पर? स्थायी सदस्यों में। ये देखिए, यूएसए कहाँ का है? यहाँ का। ब्रिटेन कहाँ का है? यहाँ का। फ्रांस कहाँ का है? यहाँ का। रसिया कहाँ का है? इधर का। चाहे आप उसको ईस्टर्न यूरोप में मान लीजिए या एशिया का कुछ पार्ट मान लीजिए। और चाइना कहाँ है? एशिया का। अब अगर आपसे कहा जाए क्रिटिसिज्म कि संयुक्त राष्ट्र में क्या क्या सुधार होना चाहिए, तो आप यहीं से पॉइंट निकालना स्टार्ट कर दीजिए। पहली बात, तो संयुक्त राष्ट्र में जो स्थायी सदस्य हैं, उनमें से कोई भी अफ्रीका से नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात है। अफ्रीका पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और उसके बाद वहाँ का मेंबर ही कोई नहीं है। इंटरेस्टिंग बात है आप काफ़ी। उसके बाद क्या है? ऑस्ट्रेलिया, जो कि अपने आप में एक महाद्वीप है, कोई पार्ट नहीं है, कोई भी वहां पर स्थायी सदस्य में नहीं है। इस यहां पर एक बात और है, एक क्रिटिसिज्म और है कि इन P5 को क्या मिला है? वीटो पावर। संयुक्त राष्ट्र के जो क्या कहते हैं उसे,
गाइडलाइंस हैं या जो भी उनका जिसके तहत वो बना है, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इनको वीटो पावर मिलेगी। ये क्या है अपना, एक कन्वेंशन बना लिया गया है कि वीटो पावर है इनको। वीटो पावर क्या होती है कि अगर कोई डिस्कशन, निष्कर्ष महासभा से होकर के आया कि हाँ महासभा इस बात पर संयुक्त राष्ट्र संघ सहमत है, तो वो मतदान के लिए, मतदान करने के बाद सुरक्षा परिषद के पास आएगा। सुरक्षा परिषद में अगर इन पांचों सदस्यों में किसी ने भी कहा कि नहीं हम इससे सहमत नहीं है, तो वो कभी भी पारित नहीं माना जाएगा, वो कभी भी लागू नहीं होगा। अब स्वाभाविक सी बात है कि जब आपने इन पांचों को एक पावर दे रखी है मना करने की, तो ये अपने लिए तो यूज करेंगे ही करेंगे। क्योंकि यदि याद रखिएगा, मित्र वही है अच्छा जो अपने स्वार्थ के लिए तो लड़े ही लड़े, साथ में अपने जो मित्र हैं उनके स्वार्थ के लिए भी बाहर क्या रहे, डटा रहे। अब ये बचाएंगे अपने मित्र पाकिस्तान को। पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव आता है, महासभा ने पास कर दिया, यहां पर आकर के चीन ने वीटो लगा दिया। अब देखिए ना, अभी हाल फिलहाल रूस यूक्रेन का मुद्दा। अब अमेरिका कितना भी चिल्ला ले कि यूक्रेन के साथ गलत हो रहा, पूरा विश्व कितना भी चिल्ला ले, लेकिन यहाँ पर वीटो पावर किसके पास है, रूस के पास। रूस ने उस प्रस्ताव पर क्या कर दिया, वीटो कर दिया। वीटो का मतलब मना करने का अधिकार। जैसे ही वीटो कर दिया, वो प्रस्ताव कभी भी पारित नहीं होगा। जब पारित नहीं होगा तो वो लागू भी नहीं होगा। अमेरिका ने भी किया। सभी लोग अपने अपने हित के अनुसार, अपने मित्र देशों के हित के अनुसार अपनी अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं। यही इसका क्या बन जाएगा, क्रिटिसिज्म। अब देखिए कि यहां पर जो हमने लिखा ये कि कैसे कैसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, अस्थायी सदस्यों और स्थायी सदस्यों का। तो अब देख लेते हैं कि ये जो अस्थायी सदस्य 2023-24 के लिए अभी हैं फिलहाल, उनमें से कंट्रीज के नाम, क्योंकि ये आपसे पूछे जाते हैं क्या क्या, कौन कौन है। तो देखिए, एशिया से, एशिया पैसिफिक से, एशिया पैसिफिक से आपको दो लोग मिलेंगे। एक तो है जापान और दूसरा है साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया। ठीक। अफ्रीका से, अफ्रीका से तीन लोग मिलेंगे। एक तो इधर की तरफ, पूर्व की तरफ आपको एक कंट्री मिलेगी जिसका नाम है मोजाम्बिक। वेस्ट की तरफ यहां पर एक कंट्री मिलेगी जिसका नाम है सियरा लियोन। सनी लियोन मत लिखिएगा, बस सनी लियोन के नाम से इसको याद रखिएगा, ताकि वहां पर चार विकल्प आए तो आप क्या कर लीजिए, चार विकल्प में से एक विकल्प सही उत्तर आप चुन सकें। तो बस खाली नाम याद रखने के लिए ये कीजिएगा, सियरा लियोन इस कंट्री का नाम है। और ऊपर एक कंट्री है, इसका नाम है अल्जीरिया। तो अफ्रीका से कितने मेंबर हो गए, तीन। यूरोप से हैं तीन मेंबर। एक है क्या, एक बहुत ही फेमस कंट्री है जिसका नाम है स्विट्जरलैंड। ईस्टर्न यूरोप में एक कंट्री है जिसका नाम है माल्टा। ठीक। और एक और कंट्री है जिसका नाम है सोल्वेनिया। ठीक। साउथ अमेरिका या लैटिन अमेरिका से दो लोग हैं। एक तो है ईस्टर्न की तरफ पड़ेगा, इनका नाम है गुयाना। और एक नॉर्थ की तरफ एक कंट्री है जिसका नाम है इक्वाडोर। टोटल 10 मेंबर हो गए, दो इधर से, तीन इधर से, तीन दो पाँच,
3 इधर से, 5 3 8, 8 और 2 10। ये इस समय क्या है? 10 वो उन कंट्रीज का नाम है जो इस समय क्या है? अस्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। ठीक, चलिए तो यूएनओ के कार्य देख लेते हैं, कौन कौन से कार्य हैं इनके। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि किस बैकग्राउंड में इसकी स्थापना हुई थी, वही इसका काम है। ठीक, दूसरा मानवीय सहायता। तीसरा मानवाधिकारों की रक्षा। सतत विकास लक्ष्य में सहयोग। सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी, ये टोटल 17 हैं, ये याद रखिएगा। जब आगे पढ़ेंगे तो उनको हम बताएंगे एक एक करके। ठीक है, लेकिन अभी याद रखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 हैं और इनको प्राप्त करना है 2030 तक। ठीक, और पांचवा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों लागू करना। ये इनका काम है। अगर इन्होंने ये काम ठीक से किया तो इसका मतलब कि ये इनकी उपलब्धि है। अगर इन्होंने ये काम ठीक से नहीं किया तो हम ये जानेंगे कि क्यों नहीं किया, उसका कारण क्या पड़ताल करेंगे, और वही इसका क्या बन जाएगा? क्रिटिसिज्म। वही इसका क्या बन जाएगा? चुनौतियाँ। और वही इसका क्या बन जाएगा कि अगर हम उन चुनौतियों को दूर कर लेंगे तो हम ये बता देंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए। ठीक, तो एक करके देख लेते हैं कि इन्होंने ये काम किया या नहीं। तो यहीं पर नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, कौन सी? उपलब्धियां, संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियां। संगठन इतने दिन तक जीवित है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ इसकी उपलब्धियां जरूर हैं। हो सकता है 100% रिजल्ट ना आया हो, लेकिन हाँ ठीक है, 70% 80% इन्होंने अचीव किया, कोशिश की। वो देखते हैं कि क्या क्या किया। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना ये इनका पहला काम था। और तो इन्होंने ये काम किया, भली भांति किया। हाँ, उस लेवल तक नहीं किया जितना विश्व के देशों को क्या थी? उम्मीद थी। ठीक, तो देख लेते हैं कौन कौन सा काम किया। तो इसके उपलब्धियों में क्या करते हैं, इसी पहले पॉइंट पर देख लेते हैं कि क्या क्या इन्होंने काम किया। इन्होंने पहला काम ये किया कि नॉर्दर्न आयरलैंड, यहाँ पर एक समझौता कराया जिसको बोलते हैं गुड फ्राइडे समझौता। दो कंट्रीज के बीच में, दो एथनिक ग्रुप के बीच में क्या था? झगड़ा था। तो इन्होंने क्या किया? शांति स्थापित किया, बीच बचाव किया। दूसरा, अभी लेटेस्ट जो एग्जाम्पल है वो है साउथ सूडान में।
शांति स्थापित किया। शांति या समझौता, शांति समझौता कराया। साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान में। ठीक। क्रिटिसिज्म क्या है? दो काम ये नहीं कर पाए। इजराइल फिलिस्तीन का झगड़ा शांत नहीं करा पाए अभी तक। उसका कारण क्या है कि नहीं शांत करा पाए? उसका कारण यह है कि इनके पास अपने निर्णयों को लागू करने की कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। ये किस पर निर्भर है? सदस्य देशों पर। जो 195 लोग इनके सदस्य हैं, उन्हीं पर क्या है, निर्भर है। अब स्वाभाविक सी बात है कि दो लोगों को साथ, जितने कम लोगों को साथ आप लेकर चलेंगे, इंटरेस्ट का क्लैश उतना ही कम होगा। मतलब एक मत होने में आपको कम टाइम लगेगा। जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, उतना ही ज़्यादा मुद्दे होंगे, क्योंकि सभी के अपने अपने इशू हैं। तो एक वन साइज फिट फॉर ऑल वाली कंडीशन नहीं होगी कि एक चीज़ हम जो सभी पर लागू हो जाए, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक, बात समझ में आ गई? दूसरा, अभी हाल फिलहाल देख लीजिए, रूस यूक्रेन का मुद्दा नहीं सॉल्व हो पा रहा इनसे। ये इनका क्या है? क्रिटिसिज्म है। यहाँ पर ये फेल हो रहा है। ठीक। इजराइल क्या कर रहे हैं? इजराइल के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव आता है तो अमेरिका क्या कर देते हैं? वीटो पावर यूज कर लेते हैं। पाकिस्तान के कोई खिलाफ कोई प्रस्ताव आया, चीन ने अपने दोस्त का बचाव करना। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने अभी तक टेररिज्म को परिभाषित ही नहीं किया। अभी हम लोग क्रिटिसिज्म इसको देखेंगे, फिर बताते हैं वहां पर। ठीक। मानवीय सहायता, मानवीय सहायता में क्या करते हैं? शांति सैनिक, युद्ध में सहायता, जो यूएनओ के शांति सैनिक जाते हैं उनको ब्लू हेलमेट भी बोलते हैं। वो नीला हेलमेट लगाए रहेंगे, और जिस समय वो जाते हैं उस समय दोनों देश जो लड़ रहे होते हैं उस समय कोई भी बमबारी या कोई भी लड़ाई नहीं करता। ठीक। जो युद्ध में पीड़ित लोग हैं, उनको चिकित्सा की जरूरत है, खाने पीने की जरूरत है, वो सब ये क्या करते हैं? प्रोवाइड कराते हैं। ठीक। मानवाधिकारों की रक्षा, आप लोग बार बार सुनते होंगे कि जो तमिल नरसंहार हुआ था श्रीलंका में, तो वहां पर अगर ये मुद्दा उठा यूएन में, तो भारत ने क्या कर दिया? श्रीलंका के खिलाफ वोटिंग कर दी कि वहां पर क्या हुआ? मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ, श्रीलंका ने मानवाधिकार का उल्लंघन किया। बार बार इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव आता है यूएनओ में कि इन्होंने मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। कहाँ पर? गाजा पट्टी में। आपने नाम सुना होगा, अभी भी युद्ध चल रहा है। तो ये सब क्या है? वहां पर क्या कर रहे हैं? और मानवाधिकारों का घोषणा पत्र, ये इन्होंने अपनाया 1948 में, जिसको आप मैग्ना कार्टा बोलते हैं। ठीक, ह्यूमन राइट्स का मानवाधिकार ही ये बताते हैं कि अगर आपको युद्ध में किसी दूसरे देश के कैदी को, वो सैनिक को आपने पकड़ लिया, तो उसके साथ किस तरीके से ट्रीट करना है। समझ गए बात? वो भी एक क्या है? मानव है। ठीक। तो ये मानवाधिकारों की रक्षा इस तरीके से करते हैं। इन्होंने घोषणा पत्र अपनाया और उसके बाद उसको क्या किया? इम्प्लीमेंट किया। सतत विकास लक्ष्य में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, चाहे वो कोष बनाने की बात हो, चाहे वो जो है विकसित देशों को एक मंच पर, विकसित और विकासशील देशों को, या जो ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन कर रहे हैं उनको, और जो अभी भी क्या है? अंडर डेवलप्ड हैं, लीस्ट डेवलप्ड हैं, उनको एक मंच पर ला करके एक बीच का रास्ता निकालने की बात की जा रही है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की जा रही है। अभी मुद्दा पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ। जलवायु परिवर्तन की बात की जा रही है, क्लाइमेट चेंज की। कैसे हम लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को क्या करें? उनका उन्नति करें,
उनको जो है वो सुविधाएं दें जो बाकी लोगों के पास हैं, या ये कहिए कि उनके पास अवसंरचना का, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर का, उनके पास मानवीय सहायता का, उनके पास चिकित्सीय उपकरण, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए मशीन, फंड, ये सब उपलब्ध कराएं। तो ये सब क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। भुखमरी समाप्त करना, लैंगिक भागीदारी, महिलाओं का जीवन स्तर उठाना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना, ये सब क्या है? सतत विकास लक्ष्य। ठीक। और अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू करना, ये भी इनका क्या है? और इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है कि इन्होंने क्या किया, रूल तय कर दिए। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का ही रूल है कि जो कोई देश है, अगर ये भारत है, अगर ये भारत है तो यहाँ से 200 नॉटिकल मील तक, 200 नॉटिकल मील तक भारत का समुद्री क्षेत्र है, एक्सक्लूसिव जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसके बाद वो पूरा क्या है? खुला समुद्र, किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ठीक। तो कहीं कहीं पर ये फेल भी हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू करने के चक्कर में। जैसे आजकल आप नाम सुन रहे होंगे चाइना का। चीन क्या कर रहा है? 9 डैश लाइन, ये वर्ड याद रखिएगा। जब हम लोग चाइना के साथ भारत का रिलेशन पढ़ेंगे तो उस समय बताएंगे, या चाइना के साथ बाकी लोगों का रिलेशन। 9 डैश लाइन पर क्या कर रहा है? दबाव डाल रहा है कि ये एक जो लाइन है, यहाँ के अंदर के जितने भी द्वीप और समुद्र हैं वो हमारा है, वो अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। या उससे क्या हो रहा है? बाकी देशों का क्या हो रहा है? हितों का टकराव हो रहा है। ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ट्राई कर रहे हैं, समझा बुझा रहे हैं। चीन क्या है? P5 मेंबर्स में भी है। कोई भी खिलाफ, उसके खिलाफ प्रस्ताव आ रहा है, वो वीटो किया कर देता है। ठीक। या चीन और रूस की जोड़ी, जो है, रूस भी साम्यवादी देश विचारधारा में और चीन भी, तो वो क्या कर रहे हैं? वहाँ पर जो है एक दूसरे के प्रस्ताव को वीटो कर देते हैं। ठीक है, खिलाफ आने पर। तो ये सब सारी चीज़ें क्या हैं? हो रही हैं। अब देखते हैं भारत की क्या उपलब्धियां हैं। भारत की उपलब्धियां सबसे, चाहे वो मानवीय सहायता की बात हो, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौतों को लागू करने की बात हो, शांति स्थापित करने की बात हो, इसके लिए ये सबसे ज़्यादा शांति सैनिक देते हैं योगदान। शांति सैनिक क्या है? जो संयुक्त राष्ट्र के मिशन में जाते हैं दूसरे देशों में। साउथ सूडान में गए थे, दक्षिणी सूडान, अफ्रीका का देश। वहाँ पर दो एथनिक ग्रुप क्या कर रहे हैं? आपस में लड़ाई कर रहे हैं। यमन में भी गए थे, लीबिया में भी गए हैं, और हाल फिलहाल आपने सुना होगा ये जो नामीबिया और ये सब कंट्री हैं, सियरा लियोन, ये सब छोटी छोटी कंट्री हैं, एक दूसरे छोटे छोटे देश हैं अफ्रीका के। तो बड़े देश क्या कर रहे हैं? कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। या वहाँ का जो रिवॉल्विंग ग्रुप है, जो क्या कर रहा है? रिवोल्यूशनरी ग्रुप, रिवॉल्विंग नहीं, वो क्या कर रहे हैं? उनके पास हथियार हैं, तो वो हथियार के दम पर क्या कर रहे हैं? लोकतंत्र ना ला करके तानाशाही वाला शासन, सत्ता पर कब्जा करना चाह रहे हैं, शांति स्थापित नहीं करना चाहते। वो रिसोर्सेज अफ्रीका में ज़्यादा हैं लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, इस वजह से वो क्या है? गरीब हैं। रिसोर्सेज उनके पास क्या है? बहुत ज़्यादा है। अब क्या हुआ कि वहाँ पर क्या कर रहे हैं? शांति सैनिक गए भारत के, तो लड़ाई में क्या हो गए? शहीद भी हो जाते हैं, मारे भी जाते हैं। ठीक। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने की बात हो तो यहाँ पर भी जो है गए हुए शांति सैनिक भारत के। मानवीय सहायता अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा, यूक्रेन पर हमला हुआ तो भारत ने सबसे पहले यही कहा कि ये गलत है। हमला, संप्रभुता, एक दूसरे को अपने एक देश को अपने मतलब सीमा की रक्षा करना, अपने पड़ोसी के साथ संबंध रखना, वो सारी अलग बात है, लेकिन मानवता अलग बात है।
यूक्रेन क्या है, गेहूं का सबसे ज़्यादा निर्यातक है। अब अगर यूक्रेन गेहूं देना बंद कर देगा तो स्वाभाविक सी बात है कि एसडीजी जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, वो लक्ष्य कभी पूरे हो पाएंगे? कभी नहीं पूरे हो पाएंगे। भुखमरी को हम जो जीरो हंगर करना चाह रहे हैं, भुखमरी को खत्म करना चाह रहे हैं, वो कभी खत्म हो पाएगा? कभी नहीं खत्म हो। और आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि फिलिस्तीन और इजराइल के साथ भारत के अलग अलग संबंध हैं। दोनों संबंध एक दूसरे से क्लैश नहीं करते। लेकिन देखिए, इजराइल के अगर सपोर्ट में है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून तो ठीक है, लेकिन साथ में यह है कि किसी भी देश को आतंकवाद के प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है। कि इजराइल पर आतंकी हमला हुआ, हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन साथ में इजराइल जो फिलिस्तीन में कर रहा है या गाजा में कर रहा, उसको भी भारत जस्टिफाई नहीं कर रहा है। वो ये कह रहा है कि आप हमास से लड़िए ना, गाजा के निवासियों को क्यों मार रहे हैं, ये आम पब्लिक को क्यों मार रहे हैं? तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके लिए उन्होंने क्या किया? चिकित्सा, और क्या किया? अनाज, खाद्यान्न, ये सब की क्या की? सहायता की, भेजा। ठीक है, यूक्रेन और रसिया के उसमें भी ये कहा गया कि वहां से अनाज जो है क्या करने दीजिए, आने दीजिए, ताकि एसडीजी का जो लक्ष्य है वो तो पूरा हो सके। बात समझ में आ गई? तो ये है। दूसरा, विकास और सहयोग पर बल। भारत हमेशा विकास और सहयोग पर बल देता है। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल आपको बता दें, अफगानिस्तान आप देख लीजिए। अफगानिस्तान में भारत ने लगभग $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। और तलमा डैम आपने सुना होगा। अफगानिस्तान की पार्लियामेंट, संसद, वो भारत ने बनाया। एक हाईवे भी उन्होंने काबुल से ईरान बॉर्डर तक विकसित किया। ये सब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और संरचना विकास। क्षमता निर्माण क्यों लिखा मैंने? क्षमता निर्माण का मतलब ये है कि वहाँ के लोगों का स्किल डेवलपमेंट करना। कुछ ऐसी चीज़ सिखाओ कि जिसकी वजह से वो सहायता पर निर्भर ना रहें, वो अपने आप क्या करें, आत्मनिर्भर बने। ठीक। क्षमता निर्माण में क्या है? शिक्षा पर बल। आपने सुना होगा अफगानिस्तान से कई बच्चे यहाँ पर भारत क्या करने आते हैं, पढ़ने आते हैं। इंडियन गवर्नमेंट उनको क्या कर रही है? स्कॉलरशिप दे रही है। दूसरा आपने चिकित्सा। तीसरा आपने कौशल विकास। और आपको लेटेस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, अफगानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, उसका जो होम प्ले ग्राउंड है वो क्या है? भारत में, अफगानिस्तान में नहीं है। वहाँ पर क्या है? तालिबानी शासन है। ठीक। क्रिकेट, उनके कोच भी क्या हैं? भारतीय ही हैं। ठीक। तो ये सब क्या है? भारत की उपलब्धि है। तीसरा, तीसरा ये है कि भारत गुट निरपेक्षता के तहत, गुट निरपेक्षता क्या है? मैंने आपको बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया में दो सुपर पावर बनकर दो लोग उभरे, एक तो अमेरिका और एक है था संयुक्त राष्ट्र, वो यूएसएसआर, सोवियत संघ, रूस। अब एक, दोनों की विचारधाराएं बिल्कुल अलग अलग। एक था जो पैसे को ही, मतलब मुक्त अर्थव्यवस्था चाह रहा था, फ्री ट्रेड हो, सब कुछ डिमांड और सप्लाई पर चले। और दूसरा ये चाह रहा था कि राज्य नियंत्रित व्यवस्था हो,
मतलब सब सभी का कंट्रोल किस पर हो, सरकार के पास हो, और सरकार सभी को क्या करे, अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करे, कोई ऊंच नीच की भावना ना हो, सब लोग काम करें और सब लोग उन्नति से रहें। लेकिन ऐसी व्यवस्था क्या कर देती है, राज्य पर बहुत बड़ा बोझ होती है, क्योंकि अगर आप काम नहीं करेंगे फिर भी राज्य आपको खाने को देगा, तो आराम करना किसे पसंद नहीं है। स्वाभाविक सी बात है कि वो व्यवस्था क्या हो जाएगी, फेल कर जाएगी। ठीक। तो गुट निरपेक्षता का उसी समय उदय हुआ, और भारत क्या था, गुट निरपेक्ष आंदोलन का अगुवा था, जिसे आप कहते हैं। ठीक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि ना तो हम इनके साथ हैं ना उनके साथ, हमारे संबंध दोनों के साथ हैं, हमें दोनों से जो अच्छा लगेगा जब अच्छा लगेगा वो हम लेंगे। ठीक। किसी के हम पाले में किसी के साथ जनेऊ से जनेऊ मिला करके हाथ पकड़ करके नहीं चलेंगे। ठीक। इसमें सबसे बड़ी बात ये थी, इसके तहत एक सिद्धांत दिया गया जिसको बोलते हैं पंचशील सिद्धांत। इसमें संप्रभुता की बात की गई, आत्मनिर्णय की बात की गई, गैर हस्तक्षेप की बात की गई। गैर हस्तक्षेप का मतलब, जैसे कश्मीर है, कश्मीर भारत और पाकिस्तान का क्या है, आंतरिक मामला है, इसमें तीसरी कंट्री क्यों मध्यस्थता करेगी भाई, सीधी सी बात यह है। तो गैर हस्तक्षेप, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान, ना कोई मतलब ऐसा दबाव नहीं डालना कि अपने को बिका हुआ आदमी समझे। ठीक है, कि हम इन्हीं के पिछलग्गू लग गए, हमारा अपना कोई राय नहीं है, हमारा अपना कोई निर्णय नहीं है, किसी मुद्दे पर हमारी अपनी कोई राय नहीं है। और आत्मनिर्णय, अपने से हम निर्णय ले सकें। संप्रभुता का एक ये भी आपने देखा होगा कि भारत चीन के बीच में लड़ाई हुई, चीन ने कुछ क्षेत्र कब्जा लिया, तो ये क्या है, हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। आप क्यों आक्रमण कर रहे हैं, पहले आप बातचीत करेंगे, पहले आप बताएंगे कि क्या क्या डिस्प्यूट है। आप एक तरफा अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये गलत बात है, ये हमारी संप्रभुता का क्या है, उल्लंघन है। किसी मुद्दे पर वो हमें प्रभावित करें कि नहीं आप हमारी तरफ रहिए, या हमारी तरफ, जैसे यूएसए चाह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस और यूक्रेन का जो मामला था उसमें भारत क्या हो, अमेरिका की तरफ से आए, रूस की क्या करे, बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिसाइज करे रूस को, भारत ने नहीं किया। हमारे संबंध दोनों से हैं, हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो चाहे दैनिक जीवन का बात हो, हमेशा याद रखिएगा कि ना तो कोई परमानेंट शत्रु है आपका, ना कोई परमानेंट एनिमी है, और ना ही कोई परमानेंट क्या है, फ्रेंड है, मित्र। हमेशा अपने इंटरेस्ट ही सबसे बड़े हैं। इंटरेस्ट होने पर आप स्वाभाविक सी बात देखिए, इंटरेस्ट अगर है, वही अमेरिका जो कि 1998 में हमें क्या कर रहा था, पोखरण, जब हमने परमाणु परीक्षण किया था तो उसने क्या कर लिया था, बैन लगा दिया था हमारे ऊपर। अटल बिहारी जी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि भूखे मर जाएंगे लेकिन हम अपनी आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। आप सैंक्शन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम व्यापार नहीं करेंगे। दूसरी बात, एक एग्जाम्पल आपको और देते हैं। 1971 का जब युद्ध हो रहा था तो उस समय अमेरिका ने क्या किया था, अपना युद्धपोत भेज दिया था बंगाल की खाड़ी में भारत पर आक्रमण करने के लिए। लेकिन उस समय दोस्त हमारा कौन था, रसिया, रूस, उसने भी अपना युद्धपोत भेज दिया था, और दोनों युद्धपोत आमने सामने आ गए थे एक दूसरे के। दो सुपर पावर दो कंट्री के बीच में लड़ रहे थे, लड़ने को एकदम तैयार थे। लेकिन तब तक में क्या हुआ, बांग्लादेश आज़ाद हुआ। वही अमेरिका अपने यहाँ के जो गेहूं सुअर को खिलाते थे, वो उन्होंने PL-480 हमें क्या किया था, खाने को दिया था इंदिरा गांधी के समय। और इसी से उनको सीख मिली थी कि उन्होंने क्या किया था, हरित क्रांति चला दी थी। और हरित क्रांति की ही देन थी कि भारत क्या हुआ, खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया। हम गेहूं और चावल बाहर से आयात नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। इंडिया का बासमती चावल फेमस है। ठीक, तो ये हमेशा याद रखिए।
चाहे वो व्यक्तिगत जीवन की बात हो और चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात हो, कि नाइदर ना तो कोई परमानेंट शत्रु है और ना ही कोई परमानेंट मित्र है। केवल और केवल एक ही चीज़ है, वो है कौन है, कि अपना परमानेंट इंटरेस्ट। परमानेंट केवल और केवल अपने हित हैं, बाकी ना तो कोई शत्रु है और ना ही कोई मित्र। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पर। चौथा, आपने ये सुना होगा, अभी हम कोविड की बात कर रहे हैं, वैक्सीन हमने अपने पड़ोसी देशों को मुफ्त में दी, या एक नॉमिनल कॉस्ट, ये कहिए। मतलब यहाँ पर कोई ऐसा नहीं था कि जो है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके उससे पैसे लिए गए हों। आपने ये भी सुना होगा, मतलब ये मुफ्त में वैक्सीन दी। अंतरिक्ष के लिए एक उपग्रह इन्होंने लॉन्च किया, सार्क सैटेलाइट, कि हम इससे अपने पड़ोसी देशों को ये सुविधाएं देंगे कि वो क्या कर सकें, इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकें, चाहे वो मनोरंजन के क्षेत्र में हो, चाहे टेलीविज़न के क्षेत्र में हो, ठीक है, या अपने लोकल कम्युनिकेशन के लिए हो। ठीक, तो ये सब क्या है, भारत के बड़े दिल को दिखा रहा है, भारत के एक बड़े भाई के होने के नाते जिम्मेदारी को दिखा रहा है। आपने एक और सुना होगा, एक पहल जिसको आप नाम देते हैं सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। मतलब इस क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा और विकास की पहल। ये कौन कर सकता है, ये वही कर सकता है जो क्या करेगा, इतनी बलबूता रखेगा कि कहीं पर दावेदारी पेश कर सके। और आपको बता दें, आपने अंतरिक्ष, युद्ध, सेना कहिए, या ये कहिए जनसंख्या, टेक्नोलॉजी। जनसंख्या के नंबर पर हम जनसंख्या के मामले में नंबर 1 है, चीन को पीछे छोड़ दिए। सेना हमारी 4th लार्जेस्ट है, टेक्नोलॉजी भी। ठीक, और इन सब चीज़ों के होने के नाते ये जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, एक चीज़ और लिख लीजिए, जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल, परमाणु संपन्न देश हैं हम, न्यूक्लियर पावर है, और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि हम बात बात पर या किसी को भी आज तक धमकी नहीं दिए। मैंने आपको बताया था कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, उस देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसके पास परमाणु बम नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है कि इंडिया की इमेज अच्छी बन रही है, और इनकी दावेदारी, जो परमानेंट सीट ये मांग रहे हैं, स्थायी सदस्यता मांग रहे हैं यूएनओ में, वो क्या कर रहे हैं, मजबूत हो रही है। ठीक, तो अगर पूछा जाए कि भारत को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता क्यों देनी चाहिए, तो ये सब उसके क्या हैं, कारण हैं, ये उसके क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड हैं, कितने अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ कोई देश नहीं है। ठीक, अब देखते हैं यूएनओ की चुनौतियां। क्या क्या चुनौतियां वो फेस कर रहा। तो पहला, P5, या स्थायी देशों का, स्थायी सदस्यों का पक्षपातपूर्ण रवैया। वो पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करते हैं। जब 2008 में मुंबई हमला हुआ, हम कितना भी चिल्लाते रहे, 2008 में मुंबई हमला हुआ,
और आपने ये कब की बात है, 1998-99 की बात है, जब एयर इंडिया का एक विमान हाईजैक हुआ था। कांधार विमान घटना जब हुई थी, उसको कहाँ लेकर गए थे, वो अफगानिस्तान में। तो हमें कुछ आतंकियों को क्या करना पड़ा था, छोड़ना पड़ा था। तो हम तब से चिल्ला रहे हैं कि आतंकवाद एक ग्लोबल समस्या है और हम आतंकवाद से पीड़ित हैं। तो उस समय जो अंकल सैम थे, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, वो क्या कहते थे कि आतंकवाद नहीं है, टेररिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये क्या है, ये ऐसे लोगों की आवाज़ है जिनको आपने दबाया है, कुचला है, जिनकी भावनाओं को, मानवाधिकार का ध्यान नहीं रखा है, ऐसे लोगों की आवाज़ है। 2008 में मुंबई हमला हुआ, 26 नवंबर 2001 को जब पेंटागन में हमला हुआ, वर्ल्ड ट्रेड टावर में, तब इनको याद आई कि नहीं ये तो आतंकवाद है। उस समय इनको याद आई। जब हम पहले से चिल्ला रहे थे आतंकवाद आतंकवाद, तो ये हमें क्या कर रहे थे कि ऐसे लोगों की आवाज़ है जिनको आपने वर्षों से दबाया है, कुचला है, जिनकी भावनाओं का ध्यान नहीं रखा, जिनको स्वतंत्रता देनी चाहिए थी, आपने स्वतंत्रता नहीं दिया, ये काम कर रहे थे। और जब इन पर हमला हुआ तो ये क्या कर रहे थे, आतंकवाद कह रहे थे, आतंकवाद है, आतंकवाद है, और इससे पूरा वर्ल्ड क्या है, पीड़ित है। आज ही आप देख लीजिए, चाहे वो हमास हो, चाहे वो तालिबानी हो, चाहे वो आतंकवादी हो, कोई भी हो, उनके पास हथियार कहाँ से आ रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो विकसित देश हैं, जो उनकी कंपनियां हैं, वो क्या कर रही हैं, अपना हथियार बेच रही हैं। नहीं, उनके पास तो ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है, ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो हथियार क्या करे, उनको बना करके दे। तो इनका क्या है, हमेशा पक्षपातपूर्ण रवैया रहा है, और इसी पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण ही आज तक का ये, इसको बार बार क्रिटिसाइज किया जाता है कि आज तक इन्होंने आतंकवाद को डिफाइन ही नहीं किया। परिभाषित नहीं किया अभी तक कि आतंकवाद की क्या परिभाषा होगी, टेररिज्म कहते किसे हैं। इजराइल के खिलाफ कोई वो होगा, मुद्दा आएगा, तो अमेरिका वीटो लगा दिया। पाकिस्तान के कोई खिलाफ आया मुद्दा, तो चाइना ने वीटो लगा दिया। तो सब लोग अपने अपने इंटरेस्ट के लिए क्या कर रहे हैं, इस मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ नहीं। ठीक। दूसरा, अफ्रीका, इतना बड़ा महाद्वीप, उसका कोई भी देश स्थायी सदस्य नहीं है। प्रतिनिधित्व ही नहीं है इस पूरे महाद्वीप का स्थायी में। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, उनका भी प्रतिनिधित्व नहीं है, वो मेंबर हैं लेकिन स्थायी सदस्यों में नहीं है उनकी गिनती। ठीक। थर्ड, विकसित देश यूएनओ को अपने हितों की पूर्ति के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अच्छे से सोचिएगा, समझिएगा। जब बात अरब कंट्रीज की आती है, इराक ईरान का आपने नाम सुना होगा, शिया सुन्नी की जो लड़ाई है वो तो अलग है। आपने वहाँ सुना होगा लीबिया में सद्दाम हुसैन का शासन,
वो सॉरी, गद्दाफी का, इराक में सद्दाम हुसैन का। अमेरिका ने क्या कहा कि इन्होंने क्या रखा है, मास वीपन, क्या लिखा है, WMD, वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, बड़े पैमाने पर नरसंहार का हथियार। अब एक तरफा डिसीजन यूएनओ ने लिया, और वहां पर क्या हुआ, अमेरिका ने क्या कर दिया, शांति के नाम पर अटैक कर दिया। आप यहां पर देखिए, इजराइल और गाजा, वो फिलिस्तीन का युद्ध नहीं रोक पा रहे हैं। यूएनओ बार बार कह रहा है युद्ध विराम लगाओ, युद्ध विराम लगाओ। इजराइल कह रहा है कि आप हम पर क्या कीजिए, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, आप कौन होते हैं बताने वाले, बताइए। तो ये क्या है, अपने अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब के चक्कर में जो एक्चुअल प्रॉब्लम है ना, गरीबी की वजह से है, असमानता की वजह से है, या रिसोर्सेज का वहाँ पर शॉर्टेज है, ये सब प्रॉब्लम आ ही नहीं पाती। मतलब असली मुद्दे तक लोग पहुंच ही नहीं पाते, ऊपर ही ऊपर उलझ जाते हैं और किसी दूसरे प्रॉब्लम को, तीसरे प्रॉब्लम को क्या कर देते हैं, जन्म दे देते हैं। यही बात लादेन को समझ में आ गई, और फिर उन्होंने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। तो आप ये देखिए कि एक मंच का इस्तेमाल विकसित देश किसके रूप में कर रहे हैं, अपने अपने हितों की पूर्ति के रूप में कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में मैक्सिमम योगदान कौन दे रहा, विकासशील देश। भारत का मैंने एग्जाम्पल बताया, और उससे हितों की पूर्ति किसकी हो रही है, विकसित देशों की। हथियार कौन बेच रहा, विकसित देश। वहाँ के लोगों के पास हथियार किसने आया, भारत या चाइना तो लेकर के नहीं गया, या विकासशील देश जो डेवलपिंग हैं, जो अपने आप में ही उलझे हुए हैं, वो वहाँ पर क्यों जाएंगे हथियार देने या बेचने। ऐसे ऐसे नई नई टेक्नोलॉजी के उनके पास हथियार हैं। तो ये चीज़ें समझना है कि इस मंच का इस्तेमाल क्या हो, कि एक विकसित देशों के हितों की पूर्ति के साधन के रूप में। ठीक। फोर्थ, बहु सदस्यीय संगठन होने के कारण आम सहमति मुश्किल होती है। क्यों, क्योंकि सभी देशों के अपनी संप्रभुता, अपने हित, ये अलग अलग है। सभी की परेशानी, संघर्ष, ये अलग अलग है। आपने भी 2-4 महीने पहले एक स्टेटमेंट सुना होगा, आपने विदेश मंत्री जी एस जयशंकर जी गए थे यूरोप, और वहाँ पर उनसे कहा गया कि आप यूरोप की भाषा में बोलिए। मतलब जैसे यूरोप रसिया की निंदा कर रहा है कि रसिया गलत कर रहा है यूक्रेन के साथ, वैसे ही आप बोलिए। एस जयशंकर जी ने कहा कि वो जमाना गया कि जब आपकी हाँ में हाँ मिलाते थे। आपकी परेशानी मतलब पूरे विश्व की परेशानी, और जो मेरी परेशानी, हम लोगों की परेशानी, वो आप कहते हो कि नहीं आपकी अपनी परेशानी, वो पूरे विश्व की परेशानी तो है नहीं। तो हमारे इंटरेस्ट अलग हैं। मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी परमानेंट शत्रु नहीं है, कोई भी परमानेंट मित्र नहीं है। केवल और केवल अपना और अपने देश का हित ही परमानेंट है, वो हमेशा रहेगा। ठीक। सारे यूरोपीय देश क्या हो रहे थे, सन्न रह गए देख करके, ये भारत हमारा पिछलग्गू नहीं रहा, हमारी भाषा नहीं बोलेगा। ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अगर कम सदस्य हुए तो आपको साथ लेकर के चलने में परेशानी कम होगी।
लेकिन अगर कई सारे सदस्य हैं तो आम सहमति का बनना मुश्किल होता है थोड़ा। दूसरी बात कि ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं होता कि वन साइज फिट फॉर ऑल। हम एक ऐसा कपड़ा नहीं बना सकते, ऐसा टी शर्ट नहीं बना सकते जो पूरे लोगों के लिए आ जाए। सबकी अलग अलग नाप है, सबकी अलग अलग फिजिकल डायमेंशन है, वो सब अपने अपने हिसाब से पहनेंगे टी शर्ट। ठीक वही बात यहाँ पर लागू होती है कुछ मुद्दों को छोड़ करके। अब जलवायु परिवर्तन का ही मुद्दा ले लीजिए। विकसित देश कह रहा है कि नहीं, आप उत्सर्जन कम करो, विकासशील देशों को। और विकासशील देश क्या कह रहे हैं कि आपने तो उत्सर्जन कर लिया, अपने आप को डेवलप बना लिया, अब हमारी डेवलप होने की बात आ रही है तो आप कह रहे हो कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब विकसित देश ये कह रहे हैं कि आप टेक्नोलॉजी हमसे खरीदो और हम अपने मनमाने रेट पर देंगे। वैक्सीन में भी देखिए वही हुआ। वैक्सीन वार नाम की एक मूवी आई, आप उसमें देखिए क्या हुआ। विकसित देशों ने अगर वैक्सीन बनाई तो विकासशील देशों को फ्री में या लोअर कॉस्ट पर देने को तैयार नहीं है, अपनी शर्तों पर देंगे, तब तक लोग मरते रहें। ये कहाँ का न्याय है? कहीं का न्याय नहीं है। यूएनओ इसमें क्या कर पाया? कुछ नहीं कर पाया। ये यूएनओ के सामने क्या है? चुनौतियां हैं। ठीक। अब देखते हैं कि इन चुनौतियों का हल क्या हो, सोल्यूशन क्या हो। तो पहला, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया प्रशांत, इन क्षेत्रों से ज़्यादा प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। मतलब जो लोग मेंबर नहीं हैं उनको भी क्या लाया जाए? इस मंच पर लाया जाए, पहली बात। दूसरी बात, वीटो पावर या तो पूर्णतया खत्म कर दीजिए, किसी के पास ना रहे, या उसका विस्तार कर दीजिए। और उस विस्तार में आप पहला लिखेंगे कि भारत को भी दे दी जाए। भारत का अपना स्टैंड है कि क्यों भारत को मिलनी चाहिए, वो हम देख लिए। ठीक, तो उसका क्या कर लीजिए? विस्तार कर लीजिए। साथ में इस पर अनर्गल रूप से कोई भी वीटो करे किसी मुद्दे पर तो उसको भी क्या कर दीजिए? कुछ समय के लिए बैन कर सकते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई? ये भी सोल्यूशन हो सकता है। तीसरा, क्षमता निर्माण। शांति सैनिक, यहाँ पर सैनिक जो लिखे गए हैं वो यूएनओ के शांति सैनिकों के प्रशिक्षण पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। एक चीज़ यहाँ पर चुनौतियों में और लिख लीजिए। एक चुनौतियाँ सबसे बड़ी ये है कि निर्णयों को, जो भी निर्णय ये लेते हैं, लागू करने के लिए कोई भी तंत्र मौजूद नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है। ये निर्णयों को लागू करने के लिए किस पर निर्भर है? सदस्य देशों पर। अब ध्यान से देखिए, इन सदस्य देशों में सबसे ज्यादा जो पैसा देता है यूएनओ को, वो देता है कौन? यूएसए। आपने अभी हाल फिलहाल एक विवाद सुना होगा 1-2 साल के अंदर में, यूएसए यूनेस्को से हट गया। यूनेस्को से उसने अपनी सदस्यता वापस ले ली। यूनेस्को को इस वजह से सदस्यता उसने वापस ली, उसने कहा कि आप इजराइल के खिलाफ बार बार क्या करते हैं? प्रस्ताव लाते हैं और हाथ धोकर मतलब इजराइल के पीछे ही पड़े हैं। तो इस वजह से हम यूएसए जो है यूनेस्को से बाहर निकल गया। कोई पहली बार नहीं निकला था, ये मनमुटाव चलता था, दूसरी या तीसरी बार निकला है बाहर ये, और फिर वापस से क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर ये किसी संस्था को सबसे ज़्यादा फंडिंग करेंगे
तो ये चाहेंगे कि उस संस्था का डिसीजन हमारे फेवर में हो, हमारे फेवर में हो या हमारे दोस्तों के फेवर में हो, जिनसे हमारे आपस में क्या हो, हित पूरे हो सकें। आप एक बात सोचकर देखिए, ब्रिटेन उपनिवेशवाद का क्या था, अगुवा था, लीडर था, उसको परमानेंट मेंबरशिप मिल गई। यूएसए उसके बाद पावर बना, रसिया उसके बाद पावर बना, परमानेंट मेंबरशिप मिल गई। फ्रांस, जर्मनी को क्यों नहीं मिली? जर्मनी की केवल एक ही गलती थी कि वो क्या किए, सेकेंड वर्ल्ड वार हार गए। आप बताइए, जर्मनी टेक्नोलॉजी में फ्रांस से कम है या किसी भी देश से कम है? जापान को क्यों नहीं मिली? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार हार गए। जापान इतना छोटा सा देश जो है, पूरे समुद्र में अकेले रह रहा है, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स इतना ज़बरदस्त कि उन्होंने सेना ही नहीं रखी, लेकिन 1 घंटे में इतना ज़्यादा रोबोट खड़ा कर देंगे कि रोबोट उनकी तरफ से लड़ेंगे, सैनिकों की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ की 75% जनसंख्या ऐसी है कि जो रोड पर उतरती ही नहीं है, इतने हाईवे, इतना हाईटेक बिल्डिंग बना रखे हैं। साउथ कोरिया देखिए, टेक्नोलॉजी में इतना आगे, परमानेंट मेंबरशिप उनको नहीं मिली। तो एक ये सोच कर देखिए कि ये भेदभावपूर्ण है या नहीं। जर्मनी और जापान का उदाहरण तो इतना अच्छा है कि किस वजह से नहीं है वो, क्योंकि उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वार वो हार गए। उस समय उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं, बोलने वाला कोई नहीं था, तो उनको परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिली, आज तक नहीं मिली। ठीक, तो इनको निर्णयों को लागू करने के लिए किस पर ही निर्भर है, सदस्य देशों पर। और सदस्य देशों में जो सबसे ज्यादा योगदान देगा वो उसको, उस संस्था को क्या करेगा, कठपुतली की तरह इस्तेमाल करेगा अपने इंटरेस्ट के लिए। करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो ये यहाँ पर ये है फोर्थ पॉइंट, समस्या के वास्तविक कारणों की पहचान करें। जैसे कहीं कहीं पर संघर्ष इस वजह से ज्यादा होता है कि वहां पर गरीबी ज्यादा है, भूखमरी ज्यादा है, असमानता ज्यादा है, या तो लोग बहुत ही अमीर हैं या तो बहुत ही गरीब हैं। तो इन सब कारणों को अगर पहचान लेंगे तो वहां पर कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालें कि जिससे ये सब दूर हो। अगर ये दूर होंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग एक दूसरे को मारने काटने पर उतावले नहीं होंगे। ठीक। फिफ्थ, दो देश हैं, एक है G4, दो संगठन है G4 का मतलब ये हुआ भारत, जर्मनी, ब्राजील, जापान। ये परमानेंट मेंबरशिप मांग रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र में सुधार करने की बात कर रहे हैं कि हमें परमानेंट P5 सदस्यों में हमको भी शामिल किया जाए, और इनके सबके अपने अपने तर्क हैं और वो जस्टिफाइड हैं। दूसरा एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं L69 ग्रुप। L69 ये कह रहा है कि मैंने आपको जो फर्स्ट पॉइंट में बताया, ये सारे देश भी क्या कर रहे हैं, ये इस महाद्वीप के अपनी मेंबरशिप क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं कि हमें सदस्यों को, हमें क्या किया जाए, ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाए। सीटें वहाँ पर लिमिटेड हैं, जैसे मैंने बताया कि एशिया पैसिफिक में केवल 3 सीटें हैं। इतने अच्छे अच्छे देश हैं, इतने विकसित देश हैं, वो सॉरी पावरफुल देश हैं, तो उनको क्या करना है, आपको उनकी नंबर्स जो है ज़्यादा वहाँ पर प्रतिनिधित्व देना है। 3 के बजाय 10 दे दीजिए। अफ्रीका में टोटल 54-55 कंट्रीज़ हैं, उनमें आपने क्या दिया है, 3 मेंबर, बताइए, कम से कम 10-12 सीट वहाँ पर बढ़ाइए। तो इस तरह करके क्या कर दीजिए, विस्तार कीजिए। ठीक, ये सब है। तो L69 में क्या है, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, इनके देशों को क्या किया जाए, ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाए। ठीक, इस ग्रुप में और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है
निर्णयों को लागू करने के लिए अलग सेपरेट बॉडी हो। जो हम संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग पढ़े थे उनमें से एक अलग हो, अंग हो, अलग निकाय हो, और उसका फंडिंग का भी स्रोत अलग हो, अलग कोष बनाया जाए उसका। ठीक। जो क्या हो, सदस्य देशों के हितों के तटस्थ रह करके काम करे, एक्चुअल प्रॉब्लम पर काम करे, विकसित देशों के हितों को केवल पूरा ना करे। ठीक। सेवेंथ, सेवेंथ और क्या हो सकता है? और कुछ सोच सकते हैं? हाँ, एक चीज और सोच सकते हैं। वो क्या सोच सकते हैं? विश्वास को बढ़ावा दिया जाए। आप यहां पर एक वर्ड लिखिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। संयुक्त राष्ट्र ऐसे डिसीजन ले जिसकी वजह से सदस्य देश ये इस तरह के उस पर न डरे रहें कि हम विकसित देशों की कठपुतली बन करके रह गए हैं। उनको ये विश्वास रहे कि नहीं, हमारे साथ अगर गलत होगा तो संयुक्त राष्ट्र संघ नामक संस्था है जो हमारे मैटर को क्या करेगी, तटस्थ रूप से ट्रीट करेगी। ठीक। एक लास्ट पॉइंट इसमें जो बच गया था वो ये है, हाँ जी, संयुक्त राष्ट्र में कौन कौन सी भाषाएं यूज होती हैं, जो उनकी आधिकारिक भाषाएं हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, 4 भाषाएं तो यहीं से आएंगी, इन दोनों में होती है इंग्लिश, अंग्रेजी, फ्रांस फ्रेंच, रसियन, चीनी भाषा, चाइनीज। ठीक। इसके बाद जो दो हैं, एक तो है स्पेनिश और सिक्स्थ है अरबी, अरेबिक। ये 6 संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं हैं। ठीक। ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि ऑब्जेक्टिव में आपके पूछा जाएगा। ठीक। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए संस्था के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक हमारा यही रहेगा, 2023 में जो भी चीज़ें करंट अफेयर्स में थी वही। आप ये निश्चिंत रहिएगा कि फरवरी तक में आपको पूरे लेक्चर्स मिल जाएंगे, पूरा 2023 कवर हो जाएगा। बस बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते रहिए। साथ में वो मैगजीन, जो भी मैगजीन आप पढ़ते हो उसको आप फॉलो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ें बताते रहिए हमें भी, और फॉलो भी करते रहिए। कहीं कुछ गलती हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।